आज का टॉपिक है हमारा सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड पावर, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल के बारे में आप लोगों ने सुना है। देखिए, सेल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति सेल कहलाती है। केमिकल एनर्जी सेल के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा बताते हैं सेल के बारे में। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक रॉड के बने हुए होते हैं। एक बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट केमिकल भरा हुआ होता है, उसके अंदर दोनों को डाल देते हैं। 2 रॉड हैं, दोनों रॉड को उसके अंदर डिप करा दिया जाता है, ठीक है। और डिप करा देने पर उस इलेक्ट्रोलाइट का एक वर्च्यू होता है, उसका ये गुण होता है कि जैसे ही उसको उसके अंदर केमिकल के अंदर डिप कराते हैं हम लोग, एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। वैद्युत अपघटन की घटना उसके अंदर घटित हो जाती है। तो एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, राइट। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड कहते हैं, ठीक है। एनोड को हम सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और कैथोड को हम सेल का नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, राइट। तो चित्र बनाता हूँ इसका, देखिए 1 मिनट, उसके बाद लिखवाऊंगा मैं इसको आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल का बेसिक डायग्राम आपके सामने है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल किसको कंसीडर करते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस पर नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं उसको हम नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड कहते हैं। और इस सेल के अंदर ये जो लिक्विड यहाँ पर फील्ड दिखाया गया है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, राइट। तो ये सेल का डायग्राम है। देखिए, डेफिनेशन इसकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। A cell is a device that converts chemical energy एक सेल एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, दैट कन्वर्ट्स, जो बदलती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। 2 लाइनें और। इट कंसिस्ट ऑफ electrolyte in which two metallic rods are dipped known as electrodes of cell,
राइट। इट कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड होता है जिसके अंदर दो रॉड्स डिप्ट रहती हैं, डूबी रहती हैं दो रॉड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्लियर है? तो आप नोट करेंगे, पहले इतना नोट करिए। कोई स्टूडेंट बताएगा कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? चलिए बताइएगा। देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रिएक्शन होती है, राइट, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के आधार पर इलेक्ट्रिक सेल्स को क्लासिफाइड किया जाता है, राइट। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्प्लिट हो रहा है किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, उसके आधार पर इनको बांटा जाता है, राइट। इसके आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी में बंटवारा किया जाता है, कौन सी दो कैटेगरी में बांटा जाता है? एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, राइट। प्राइमरी सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेल वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अभी आपने इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा, मिस सर ने, कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, राइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि जो विपरीत क्रम में पुनः कंप्लीट हो जाए, राइट। और इनरिवर्सिबल में एक बार जब रिएक्शन हो गई तो दोबारा उसको क्या है, रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जिन सेल्स के अंदर इनरिवर्सिबल रिएक्शंस घटित होती है उनको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। देखिए इलेक्ट्रिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इलेक्ट्रिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। प्राइमरी सेल्स, एक तो प्राइमरी होते हैं प्राइमरी सेल्स और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी, राइट। अब प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी एक बार हमने इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर लिया तो दोबारा उसके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, यानी दोबारा उसके अंदर आयंस क्रिएट नहीं होते हैं, दोबारा उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन नहीं होता कि पॉजिटिव इधर आ गया नेगेटिव इधर आ गया, राइट। ओनली एक ही बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं, राइट। समझ में आया इतना? अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल्स की। तो सेकेंडरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? सेकेंडरी सेल्स स्टूडेंट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक बार रिएक्शन हो जाने पर, ठीक है, दोबारा उनके अंदर वही रिएक्शन पॉसिबल है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिनके अंदर, ठीक है। दोबारा उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन हो जाता है, आयनन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स हमारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिएगा, हेडिंग करेंगे प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूं यहां पर, सच एज प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं लैक्लांचो सेल,
लिखेंगे नंबर 1 लैक्लांचे सेल और डैनियल सेल। नंबर 2 है डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, नंबर 2 डैनियल सेल, लैक्लांचे डैनियल। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी इससे पहले मैंने बताया था, नोट करेंगे इसकी डेफिनीशन। तो ये हमारा सेल का कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीट के लेवल का क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक था। ठीक, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पढ़ा दिया आप लोगों के लिए सेल होता क्या है, जब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हम इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस सेल का, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्वेश्चन बनता है जाकर। राइट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उस पर आधारित हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की स्टडी की थी, उसके फॉर्मूला ड्राइव किए थे और फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लगाई थी। अब हम इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ने से पहले हमें 2-3 छोटी छोटी डेफिनीशन है वो भी पढ़नी होंगी, लिखनी होंगी, उनको समझना होगा। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स पहले भी यूज हो चुका है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ एक टर्म आई थी इंटरनल रेजिस्टेंस, और मैंने बोला था कि इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे आज हम लोग यहाँ पर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको रफ करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। सेल्स को हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर सेल्स की नीड क्या है लाइफ में हमारी, है ना, कि सेल इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, जितनी भी आप डीसी बैटरीज यूज़ करते हो उन सब में सेल्स होते हैं। जो वाहन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स आने वाली हैं मार्केट में, है ना, जापान में बसेस चल रही हैं डीसी, केमिकल, वो सब सेल का ही कमाल है। केमिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं वो लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, सेल्स की नीड होगी वहाँ पर हमारे लिए। ठीक है, और सेल्स की नीड, एक छोटा सा सेल तो बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, सेंड करता है, तो एक सिंगल सेल इतना काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सेल्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। राइट, सेल्स को जोड़ना पड़ेगा आपस में। कई बार होता क्या है कि आप घर में कोई म्यूजिक सिस्टम बजा रहे हैं बैटरी से, और आपके पास 1 या 2 या 3 या 4 बैटरीज़ हैं, एक बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, दूसरी भी डिस्चार्ज हो गई, तो करते क्या हो आप लोग, दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं और ज्वाइंट करके तब आप चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि शायद दोनों में थोड़ा थोड़ा करंट है वो ज्वाइंट हो जाए। तो कैसे जोड़ते हो उनके लिए, पैरेलल में जोड़ते हो या सीरीज में जोड़ते हो, बताइए। सीरीज में जोड़ते हैं। और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे की नेगेटिव से, और दूसरे की का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे की पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव अगले की पॉजिटिव से, जितनी भी है उनको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, कनेक्ट करते चले जाते हैं, सीरीज बनाते चले जाते हैं। राइट, और इससे हमें मिलता क्या है, करंट ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये बकवास नहीं है, ये सब आप लोगों की दैनिक लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। राइट, काम आएंगी आपको आगे। ठीक है, एक जो आप MBBS डॉक्टर बनेंगे तो आपको सारी नॉलेज होगी। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है,
ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में वाइवा वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट से कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका भी जवाब देंगे आप लोग मुझे। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट delivering any current is called EMF of the cell। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल के अंदर कोई करंट नहीं भेज रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, जब करंट सप्लाई नहीं कर रहा है सेल के अंदर, ठीक है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या है, वही ईएमएफ है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। अब पॉइंट्स इसके लिखेंगे। डिपेंड्स किस किस पर करता है, सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन, या शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा। देखिए पहला पॉइंट है, ईएमएफ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा पॉइंट है मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। राइट, तो ईएमएफ इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। नोट कर लेंगे, ईएमएफ डजंट डिपेंड्स या नॉट डिपेंड्स अपॉन, नॉट डिपेंड्स ऑन। राइट, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईएमएफ नॉट डिपेंड्स ऑन कौन कौन सी चीज़ें हैं, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स का जो एरिया है, इससे पहले मैंने अभी जो चित्र बनाया था, ठीक है, उसमें प्लेट्स का एरिया चाहे ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, तो ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। नीट में कई बार आपसे पूछ लेगा, इनमें से ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे अगर उसने ये 3 दे दिए, ठीक है, पूछता है कि कौन कौन से पर डिपेंड करता है, तो ये 3 दिए हैं, जो नहीं है वो क्या होगा, ऑप्शन में होगा आपका। राइट, तो इस तरह से, तो पहला क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट के एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रहनी चाहिए। ठीक है, प्लेट का एरिया चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ईएमएफ प्लेट के एरिया से उसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात। दूसरा नंबर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कितनी दूरी पर डिप किए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, डजंट मैटर, मतलब नहीं बनता कि कितनी दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, बट ये भी नहीं कि दोनों मिला दिए एकदम से, है नहीं, सेपरेशन होना चाहिए थोड़ा, तब तो दोनों एक ही हो जाएंगे ना, है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पर ज़्यादा दूर ले जाओगे तो बढ़ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कम पास में लेके आएंगे दोनों को तो शायद बढ़ जाएगा, या ज़्यादा दूर ले जाने पर घटेगा, पास लाने पर बढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी, ये भी मैटर नहीं करती कि इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी डाली गई है उसमें, ठीक है। चौथा है साइज ऑफ सेल, सेल के साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है,
केवल इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। 2 पॉइंट हैं कौन कौन से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का जो मटेरियल है, इन पॉइंट्स पर क्या है आपका ईएमएफ डिपेंड करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए। बताइए क्लियर हुआ? नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, प्रत्येक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है उसके कारण, ठीक है, करंट का जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिशन में एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो वायर में आपने कनेक्ट किया है। ठीक, सेल का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। डेफिनीशन इसकी देखिए, नोट कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले डेफिनीशन नोट करेंगे इसकी। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, राइट, जो बात मैं अभी पहले बता रहा था, ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, राइट, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है सेल के लिए, जब उससे होकर करंट फ्लो हो रही है, तो उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट, समझ में आया? ये डेफिनेशन लिखी हुई है। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? टर्मिनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। समझ में आया इतना? रिपीट करूं, देखिए, जब किसी सेल से होकर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी बताया था आप लोगों के लिए। क्या बताया था? कि जब किसी वायर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो करंट के अपोजिशन में जो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, करंट का जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, वही क्या है? रेजिस्टेंस है नहीं? जो अपोजिशन है करंट के फ्लो का। ठीक है, करंट कह रहा है नहीं मैं तो वायर से होकर गुजरूंगा इधर से। ठीक है, करंट कौन? एम्पियर, एम्पियर से आप गुजर रहे हैं उसमें से होकर, है ना। दूसरा कौन? ओम रोक रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ओम ने रेजिस्टेंस को, ठीक, और पीछे कौन है? एक बोल्ट पुश कर रहे हैं उनके लिए, आगे के लिए, वोल्टेज करंट को आगे के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, जितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसको हम टर्मिनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। नोट कर लो इसको। अब देखिए, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है ना। ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने। पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेज, जब 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रोड्स जो दोनों रॉड्स थी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप की गई थी, पहले बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, अगर उनके बीच की डिस्टेंस आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, उन्हें दूर लेके जाएंगे एक दूसरे से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा सेल का। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है स्मॉल आर डिक्रीजेज, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। कब? व्हेन एरिया डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, जब
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है, जिसको डिप किया गया है, डुबोया गया है, उसका एरिया क्या करे, इंक्रीज कर जाए, एरिया बढ़ जाए। ज़्यादा एरिया डूबा हुआ होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। राइट, समझ में आया। तीसरा पॉइंट है स्मॉल आर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसी, सांद्रता। जो इलेक्ट्रोलाइट है जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना ज़्यादा सांद्र होगा, तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर क्या है, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर डायल्यूट है तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेट और डायल्यूट तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आर डिक्रीजेज, स्मॉल आर की वैल्यू पुनः डिक्रीज करेगी। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सही है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आप लोगों के लिए, नोट कर लो। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए डेफिनेशन इसकी नोट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सेल और करंट इज सप्लाइड टू इट, जब सेल से होकर करंट फ्लो हो रही है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल कनेक्ट है, ये कैपिटल ई इसका ईएमएफ है, और दो टर्मिनल है इसके पॉजिटिव नेगेटिव। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक बेसिक सर्किट इसका दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अब टर्मिनल वोल्टेज की हम यहाँ पर बात करेंगे 4 कंडीशंस में। ठीक है, कब, जब सेल चार्जिंग कंडीशन में है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए, when cell is discharged, when cell is discharged, सेल, तो सेल से होकर बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी जब सेल क्या है, डिस्चार्ज है, डिस्चार्जिंग में है। राइट, कौन बताएगा, देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन आर, यानी B वोल्टेज या फिर E अपॉन आर। तो E कितना है, ये यहाँ से, और R कितना है टोटल, तो E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिए यहाँ से इसको अगर मैं लिखूं तो E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई आर। और आई आर कितना होता है, V होता है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर प्लस B, और V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये आपका टर्मिनल वोल्टेज निकल के आ गया। राइट, नोट करेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक स्टूडेंट्स, एक लाइन और नोट करेंगे, इसके नीचे लिखिए, मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट,
एक लाइन बोलता हूँ, नोट करिए। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल potential difference is less than the EMF of cell. When current drawn from the cell, then potential difference is less than the EMF of the cell. जब सेल से होकर करंट प्रवाहित हो रही है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बी की वैल्यू क्या होगी, ई से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ई में से घट रहा है ये, ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसलिए। ठीक, दूसरी कंडीशन लिखेंगे, व्हेन सेल इज चार्जिंग, when cell is charging, या when cell is charge लिख लो, चार्ज। अब बताइए बी कितना आएगा, कौन बताएगा बी, बताओ। जब सेल चार्ज है, अगर चार्ज तो क्या होगा यहाँ से, आई कितना हो जाएगा, ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आर इस कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ से आई आर इज इक्वल टू ई माइनस बी और वी इज इक्वल टू आई आर प्लस ई, तो टर्मिनल वोल्टेज इस कंडीशन में क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है किससे, ईएमएफ से। नोट कर लो, सी में लिखेंगे व्हेन सेल इज ओपन। तो यहाँ पर हम A to Z पढ़ रहे हैं, टोटल जितना भी है, जितनी भी बुक्स में इससे रिलेटेड जो भी कुछ दिया है वो सब करा रहा हूँ मैं A to Z टोटल। अब बताइए जब सेल को ओपन कर दिया जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी भाई, बताओ। ओपन कंडीशन में R इनफाइनाइट हो जाएगा, और R इनफाइनाइट होने पर क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है नहीं। तो करंट क्या हो जाएगी, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल इज ज़ीरो। तो यहाँ से देखिए क्या होगा फिर, R इज इनफाइनाइट, तो इसको मिटाता हूँ यहाँ से मैं। देखिए लिखता हूँ इसको यहाँ से, व्हेन सेल इज ओपन ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट या वैसे भी आप इनफाइनाइट ना समझे तो ये समझ लें सर्किट यहाँ से क्या है, ब्रेक है। ठीक, और ब्रेक है जब कनेक्टेड नहीं है तो क्या है, करंट फ्लो होगी ही नहीं। करंट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। देन आर इनफाइनाइट, है नहीं, और आर इनफाइनाइट तो आई इज इक्वल टू कितना होगा फिर, बताओ। ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ज़ीरो। तो ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इस कंडीशन में। नोट कर लो इसको आप। देखिए डी पॉइंट है एक और लास्ट, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट था इससे पहले, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए तो एक लाइन लिख लो उसके नीचे, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट। अब भाई एक बात बताओ, शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब जानते हैं क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ दिया, सेल हटाकर यहाँ से एक मोटा तार, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो क्या होगा देखिए, तो B कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू सीधा सीधा IR, बस वोल्टेज शॉर्ट सर्किट में नोट कर लो। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट बहुत ख़तरनाक होता है नहीं, वायर जल जाते हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है तो। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया आप लोगों के लिए कि सेल्स का कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, नीड क्या रही थी सेल के कॉम्बिनेशंस की, क्योंकि एक सिंगल जो सेल होता है वो सर्किट के अंदर इतनी सफिशिएंट करंट नहीं भेज पाता, कई बार वो क्या रहती है, यूजलेस रह जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 और मोर सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, 2 या 2 से अधिक सेल्स को आपस में हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जब जोड़ा जाएगा तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनमें अनेकों सेल्स को जोड़कर बैटरीज बनाई जाती हैं, है ना। तो वहाँ पर हमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की नीड होती है, ठीक। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स 2 प्रकार से होता है, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और नंबर 2 होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए एक सर्किट बनाता हूँ बेसिकली मैं, हेडिंग कर दो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हम यहाँ पर 2 तरह से इनका कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पहली कंडीशन या तो ये हो सकती है कि सभी सेल्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, राइट, या फिर आइडेंटिकल नहीं है। अगर सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं, एक समान हैं बिल्कुल, ठीक है, तो सबका ईएमएफ कितना होगा स्टूडेंट्स, सबका ईएमएफ कितना हो जाएगा, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल ई, राइट। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। करंट की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, कौन बताएगा, सब भूल गए हैं घर पे बैठे बैठे। करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है। तो करंट यहाँ पर इधर ऐसे आई, ये डायरेक्शन होगी करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो आप पहले इसको ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स। जब सेल्स आइडेंटिकल हों और उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, तो सीरीज में कनेक्ट करने का एक तरीका होता है कि पहले सेल, ये है पहला सेल, और पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसी प्रकार दूसरे सेल के
नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसी प्रकार तीसरे सेल के नेगेटिव को नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। आप ये नहीं कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से आप सीधा सीधा कनेक्ट करते चले जाएं तो आपको क्या मिल जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, चेन मिल जाएगी बैटरीज की, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर मैंने नोट किए हैं, देखिए कुछ पॉइंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी, राइट, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो बैटरी का टोटल ईएमएफ कितना होगा। अब ये जो बैटरी बन गई है ओवरऑल, एक सेल तो है नहीं इसमें, 1 2 3 4 एन मान लेते हैं हम यहाँ से, डैश 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 डैश, कितने हैं, स्मॉल एन सेल ऐसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, 1 का ई, 2 का कितना हो जाएगा 2e, 3 का कितना हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 4e, 5 का 5e, ऐसे n है, n टाइम है तो कितना हो जाएगा ne हो जाएगा ना। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, स्मॉल n e। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है r, दूसरे का भी r है, तीसरे का भी r है। अब इस प्रकार कितने हैं हमारे पास, n सेल हैं, पहले का कितना है r, दूसरे का हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा 2r, 3 का 3r और 4 का 4r, है नहीं। इसी तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे n टाइम, तो कितना हो जाएगा स्मॉल n r, राइट। नाउ यहाँ नोट कर देते हैं स्मॉल n r, समझ में आ रहा है इतना। इसी प्रकार हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट की। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताइए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कौन बताएगा, बताइए भाई, आकाश बताओ। वेरी गुड। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल n r, राइट। इतना इंटरनल हुआ और ये क्या है, कैपिटल R यहाँ पर कनेक्ट है। अब करंट कितनी होगी, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल कितनी हो जाएगी I, और I इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन R, और E कितना है टोटल निकाल लिया हमने, गुड, NE अपॉन, तो ये करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं n टाइम और उनको ऐड करवा रहा है नहीं, सपोज दैट अगर वो आपसे पूछ ले कि हमारे पास 6 सेल्स हैं, ठीक है, 6 सेल्स हैं और प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट, राइट, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है, और 100 ओम का उसमें क्या लगाया गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो सर्किट से होकर फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, जल्दी से बताइए, बिल्कुल 106 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके आप करंट कैलकुलेट कर लेंगे। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। टॉपिक अगर आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है रचिन, क्यों भाई, बहुत छुट्टियां मारी हैं आप लोगों ने। अब देखिए भाई, यहाँ पर 2 केसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। केस 1, केस 1 है। केस 1 में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल R क्या है, कैपिटल R बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल r, ठीक। तब देखिए क्या होगा। केस 1, व्हेन कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन टू स्मॉल r, राइट। नाउ देन तब क्या होगा यहाँ से, देन NR इज मच लेस देन टू 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो नेग्लेक्ट कर देंगे NR के लिए यहाँ से,
ठीक है। तो आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कैपिटल एन ई ओवर आर प्लस 0 और आई इज इक्वल टू एन और ई ओवर आर, राइट। नोट कर लो। देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आया है, ये बताइए कंक्लूजन क्या होगा इसका, कोई बच्चा बताएगा? बताओ मुझे। केस सेकंड, when small r is much greater than to capital R। इस बार क्या है, स्मॉल r क्या है, ज़्यादा है, और r क्या है, कैपिटल R क्या है, लेस देन है, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, देन कैपिटल R इज नेग्लिजिबल, तो I कितना हो जाएगा, I होगा यहाँ से एन ई ओवर एन आर, और I इज इक्वल टू ई ओवर स्मॉल r। ये क्या है भाई बताओ, विच इज करंट फ्लोइंग थ्रू दी सिंगल सेल। राइट नाउ एक सिंगल सेल से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इट्स वोल्टेज या इट्स ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ई अपॉन आर, आई हो जाएगा, ठीक। और हम निकाल रहे हैं क्या, टोटल। तो क्या प्रॉफिट निकला इसका, है नहीं। तो इससे ये मीनिंग ये सिद्ध होता है कि अगर आर क्या है, नेग्लिजिबल है, आर नेग्लिजिबल है, तो हम अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो सिंगल सेल से फ्लो होने वाली करंट के इक्वल करंट प्राप्त होती है, ज़्यादा करंट प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस था आज का टॉपिक हमारा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।